नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं और परिणाम को लेकर के मतों की गिनती का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जहां एक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सीट बचाने की बड़ी चुनौती एनडीए यानी कि जदयू के पास है, तो वहीं दूसरी ओर इस बार के इस उपचुनाव में चाहे राजद हो, चाहे जनसुराज हो या फिर इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे जो 18 प्रत्याशी हैं, उन तमाम प्रत्याशियों की नजरें अब मतगणना केंद्र पर हैं। तो ऐसे में हम आपको वहां से लाइव तस्वीरें और क्या अब तक के अपडेट्स है वह बताते हैं कि इस बार के चुनाव में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 18 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई थी, जिसमें जदयू की ओर से यहां से इस उपचुनाव में अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि राजद की ओर से गोपी किशन उम्मीदवार रहे। साथ ही साथ इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी डॉक्टर विनायक गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया। और इन सब के अतिरिक्त कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे, जिसमें कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान कई बड़े किस्म के दावे किए हैं, जिसमें चाहे राकेश रोशन की बात करें या फिर बंशीधर ब्रिजवासी की बात करें, ये कुछ ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने अपने पक्ष में बड़े स्तर पर समर्थन होने की बातें कही। तो इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब आज वो जो वहां पे मतदान पेटी है उसके खुलने के साथ ही मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो आपको बताया कि मतों की गिनती सुबह 8 बजे से जब शुरू हुई है, तो उसके बाद चूंकि ये जो चुनाव होता है, इस चुनाव में मतपत्र से वोटिंग पर है, तो वोटिंग में मतपत्र में वरीयता क्रम तय की जाती है, यानी कि कौन सा प्रत्याशी कितना मत ला रहा है, इसमें यह फैसला वरीयता क्रम से होता है। यानी कि आपको हम पहले काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसे बता दें कि इसमें इस बार कैसे काउंटिंग हो रही है या कैसे काउंटिंग होता है हमेशा ही स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। तो जो मतपत्र होता है, उस मतपत्र में तमाम जो प्रत्याशी होते हैं उनके नाम लिखे रहते हैं, और जो मतदाता होता है वह मतदाता जो प्रत्याशी हैं उनके नाम के सामने के कॉलम में 1 2 3 4 यह अंकित करते हैं। यानी कि प्रथम वरीयता का मंत्र वो जिसे देते हैं उसके नाम के आगे 1 दर्ज करते हैं। द्वितीय वरीयता का मत जिनके नाम के देते हैं उनके नाम के आगे 2 अंकित करते हैं, तृतीय में 3, और इसी तरीके से ये वरीयता क्रम चलते हैं। तो इस बार के चुनाव में भी जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ है उसमें वरीयता क्रम के हिसाब से ही मतों की गिनती हो रही है, और सबसे पहले 50-50 के मतों के बंडल बनाए जा रहे हैं। यानी कि अलग अलग जिलों में जो वोटिंग हुए, उन वोटिंग के बाद तमाम वोट जो मतपत्र हैं उन सबको एक जगह डाला जाता है, और तमाम मतपत्रों के 50-50 के बंडल बनाए जाते हैं, और उसके बाद उन बंडलों की गिनती के हिसाब से यह तय किया जाता है कि किस प्रत्याशी को कितने वरीयता क्रम के वोट मिले हैं। यानी कि मान लीजिए अगर जदयू के प्रत्याशी हैं तो उन्हें वरीयता क्रम 1 का कितना वोट मिला, 2 का कितना मिला, 3 का कितना मिला। इसी तरीके से जो अन्य प्रत्याशी हैं, चाहे राजद के गोपी किशन हो, जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम हो, उन्हें भी वरीयता क्रम में 1 का कितना मिला, 2 का कितना मिला, 3 का कितना मिला, यानी कि मतदाताओं ने उनको पहले नंबर का प्रत्याशी के कितने माना, इस सब की गिनती होती है। तो आपको बताएं कि इस बार के जो ये चुनाव हुए, इस उपचुनाव के दौरान जो कुल वोट वहां पे पड़े हैं, इन वोटों की इस बार 48.38% रहे। यानी कि 48.38% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,54,000 से ज्यादा मतदाता हैं, और उसमें से करीब करीब आधे यानी कि 48% से ज्यादा वहां वोटिंग हुई थी। और इसमें वैशाली जिले में 49.62%, सीतामढ़ी जिले में 49.45%, शिवहर जिले में 55.55% और मुजफ्फरपुर जिले में 41.56% वोट पड़े थे। तो वोटों की गिनती के दोपहर बाद तक की स्थिति यह है कि तमाम वोटों के बंडल बनाने का जो सिलसिला है वह सिलसिला फिलहाल चल रहा है। 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद इन्हें वरीयता क्रम के हिसाब से इनकी गिनती की जाएगी, और उस गिनती के बाद यह तय होगा कि कौन सा वोटर किसके लिए कितने वरीयता क्रम के वोट दिए हैं, और तब तय होगा कि वरीयता क्रम के हिसाब से नंबर 1 के पायदान पर कौन है, 2 के पायदान पर कौन है, 3 के पायदान पर कौन है। और अगर स्थिति ऐसी आती है कि वरीयता क्रम में 2 प्रत्याशी एक साथ हो जाते हैं, यानी कि समानांतर आ जाते हैं, उनके बीच टैली वाला मुकाबला हो जाता है, तो 2 नंबर की वरीयता वाले वोटों से यह फैसला होगा कि किस प्रत्याशी की जीत तय होगी। तो फिलहाल के लिए अपडेट्स यह है कि वहां पे जो तमाम प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के लिए मतों की जो गिनती हो रही है, उस मतों की गिनती में 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं।
आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फोटो और विजुअल्स हैं कि कैसे जो मुजफ्फरपुर में गिनती चल रही है, वहाँ तमाम प्रत्याशियों के लिए जो उनके वहाँ पे मतगणना केंद्र पे पहुँचे हैं लोग, वह अलग-अलग टेबल के सामने बैठे हुए हैं और गिनती को देख रहे हैं। और यहाँ आपको बताएँ कि इस बार के जो चुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव को लेकर के जो अब तमाम राजनीतिक दलों की ओर से और वहाँ पर से जो ज़मीनी रिपोर्ट्स आ रही थी, उसके अनुसार ये भी दावे किए जा रहे थे कि चूँकि इस इलाके में लंबे अरसे से एनडीए के प्रत्याशी जीतते चुनाव आ रहे थे, तो इस बार के चुनाव में भी एनडीए ने मतदाताओं के बीच में यह भरोसा जगाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया कि इस उपचुनाव में अगर अभिषेक झा चुनाव जीतते हैं तो इससे क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास हो सकता है। तो एनडीए के लिए एक बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि सकारात्मक पक्ष उनके लिए रहा कि चुनाव में एक लंबे अरसे से वहां से देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीतते आ रहे थे। इस बार भी उन्होंने सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और उसके बाद एरी चोटी का जोर उन्होंने अभिषेक झा के लिए लगाया। लेकिन इन सबके बीच वहां पे कई बड़ी किस्म के उलटफेर की संभावनाएं भी जताई जा रही थी, जिसमें चाहे राजद के प्रत्याशी हों या जनसुराज के प्रत्याशी हों या फिर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हों, तो उन सबकी ओर से भी जो वोटों की लाने का सिलसिला होगा, यानी कि अलग-अलग जैसे दल के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो राजद के हों, जनसुराज के हों, तो ये अपने दल के साथ-साथ कुछ जातीय और कुछ क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से भी वोट पाएंगे और साथ ही साथ इसी तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में भी रहेगा। तो इन तमाम चीजों के बीच में अब यह तय होगा कि वरीयता क्रम में कौन सा प्रत्याशी पहले नंबर पर कितना वोट ले पाया है और तब यह फैसला होगा। तो देर शाम तक ये तमाम जो चुनाव परिणाम के रिजल्ट्स हैं वह सामने आ जाएंगे और हम आपको और भी चुनाव परिणाम से संबंधित, काउंटिंग से संबंधित पल-पल के अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ।